हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चीट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं मैग्नेटिज्म, ईएमआई और एसी। ये तीनों चैप्टर आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक साथ रिवाइज कर सकते हो। काफी हद तक ये तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक, जैसे कि आप जानते हो ईएमआई काफी हद तक डिपेंड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर, और जो एसी है अल्टरनेटिंग करंट, वो भी कहीं ना कहीं जो है काफी हद तक डिपेंड करता है आपका थोड़ा सा ईएमआई पर। तो जब भी आप कभी रिवीजन करने बैठे, ठीक, आज बैठे या कल बैठे, कोशिश कीजिएगा कि 3 से 4 घंटे का टाइम निकालिएगा और 3 से 4 से घंटे में आपके तीनों चैप्टर एक साथ कवर कीजिएगा, एक साथ। और मैं यहाँ पे जो पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, एटलीस्ट वो वाले आर्टिकल्स तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। तो शुरुआत करते हैं मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म के बारे में अगर बात करें तो आप ऐसा समझो कि पूरा मैग्नेटिज्म 4 टुकड़ों में टूटा हुआ है। पहला टुकड़ा कि भाई किस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ठीक है। दूसरा टुकड़ा, सर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक के मारोगे तो क्या होगा। तीसरा टुकड़ा, सर अगर किसी करंट कैरिंग वायर को या करंट कैरिंग लूप को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो भाई साहब उस पर क्या होगा। चौथा टुकड़ा, जिसमें जो कि हमारे सिलेबस से अब हट चुका है, जिसमें हम लोग देखते थे कि भाई साहब आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और जो है फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर की प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक परविएबिलिटी या हिस्टैरिसीस लूप, ये आखिरी वाला पोर्शन होता था। तो ये पोर्शन तो आपका हट चुका है। ठीक, तो बेसिकली मेजोरिटी में आपको यही 3 पार्ट अच्छे से कवर करने हैं, जिसमें सबसे पहले आता है भाई साहब किस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है। तो इसके लिए सारे फॉर्मूले मेरे भाई, जितने भी फॉर्मूले हैं मैग्नेटिक फील्ड के, सारे फॉर्मूले पे रफ कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। स्पेशली वायर, इनफाइनाइट वायर हो या आधा अधूरा वायर हो या सेमी इनफाइनाइट वायर हो, इस टाइप का वायर, आर्क हो गया है, चाहे सेमी सर्कुलर आर्क हो या किसी एंगल वाला आर्क हो, इनके कॉम्बिनेशंस पे जो सवाल होते हैं, कभी ऐसे बोल देगा भैया इनफाइनाइट वायर आया और यहाँ के ऐसे मुड़ गया, सेमी सर्कुलर बन गया और फिर ऐसे चला गया। ठीक, तो इस प्रकार के जितने भी, या कुछ इस प्रकार से एक वायर आया फिर ऐसे सेमी सर्कुलर लूप में घुमा और इस प्रकार से निकल गया कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बता दो। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। मतलब चाहे वो आर्क हो, चाहे सेमी सर्किल हो, चाहे वो लूप हो। जैसे आपको पता होगा लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r होती है। ठीक, और जो है सपोज उसी लूप के किसी एक्सिस पर, मतलब आप समझ जाओ ये एक तरीके से रिंग बन गया है, रिंग के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। और उसके साथ साथ आप ये भी रिवाइज कर लीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अभी आप जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे होते हो तो आप सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे होते हो तब सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं। जब दोनों एक साथ पढ़ना पड़ता है, ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो हम कुछ कह नहीं सकते ना कि पहला सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आ जाए, तीसरा चौथा सवाल मैग्नेटिज्म का आ जाए। तो इसका मतलब यहाँ पर जितने भी मैग्नेटिक फील्ड में आप फॉर्मूले रिवाइज करें, चाहे वो इनफाइनाइट वायर हो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती थी 2KI/r, ठीक, या फिर तुम्हारा सेमी इनफाइनाइट वायर हो, ठीक, या फिर तुम्हारा फाइनाइट वायर हो, θ1 θ2 एंगल दे रखा हो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है KI/r sin θ1 + sin θ2। ये सारे फॉर्मूले मेरे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो फॉर्मूले बनते हैं उनको साथ साथ एक बार जरूर पढ़ें, ताकि कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे। उसके बाद सर रिंग की बेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी वो एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के आपने पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के रिगार्डिंग जितने भी अलग अलग बॉडीज में आपने पढ़े हैं, वो सारे एक बार बढ़िया तरीके से रफ कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपका आता है एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ का जो स्टेटमेंट होता है वो एक बार देख लीजिएगा। एम्पेयर्स लॉ की मदद से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल में हम लोग वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। वो एक तरीके जी एडवांस में ज्यादा पूछा जाता है। जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहो तो उसको थोड़ा लाइटली वेटेज दे सकते हो, ठीक है भाई साहब, आगे बढ़। लेकिन फिर भी उसमें एक जो सॉलिड सिलेंडर होता है उससे एक सवाल पूछा जाता है। जो सॉलिड सिलेंडर में एक्सिस के अलोंग जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो r डिस्टेंस दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्ट आता है उसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ऐसे उठा स्ट्रेट लाइन और फिर जाके ऐसे गिर गया। ये एक बार जो है आप बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी जो कैविटी वेविटी प्रॉब्लम्स है वो अक्सर जी एडवांस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो ये तो आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड निकालना। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सेमी इनफाइनाइट वायर है, फाइनाइट वायर है या इनफाइनाइट वायर है, आर्क है, सेमी सर्कुलर है, पूरा लूप है, रिंग है, एक्सिस है। वो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स के साथ भी गेम खेल देता है। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब वो आपसे कह देगा भाई साहब यहाँ पर जो है एक लूप है और लूप में 10 टर्न रख दिए, तो बताओ यहाँ पर एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। मतलब एक लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती थी उसको 10 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें। और एक्सिस पर क्या होता था फॉर्मूला, म्यू, अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स एन मानोगे तो म्यू नॉट इनटू एन IA² / 2 A² + X² 3/2। इसका ग्राफ एक बार देख लीजिए किस प्रकार का यहाँ पर ग्राफ बनना है। इसके साथ साथ सोलेनोइड, टोरॉइड हो गया। सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितनी होती, म्यू नॉट NI होती थी। यहाँ पर N होता था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ना कि नंबर ऑफ टर्न्स। तो इस प्रकार के जो भी फॉर्मूले से सेम फॉर द टोरॉइड ऑल्सो, आप इनको एक बार बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। ये यस, इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है उस पर और भी ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। वो है आपका किसी चार्ज पार्टिकल को अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर
फेंक के मारोगे तो क्या होगा। अगर आपने परपेंडिकुलरली फेंक के मारा है तो सर्कुलर शेप में घूमता रहता है, सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है, और उसकी जो रेडियस होती है उसका फॉर्मूला r बराबर mb/qb, जहां पर mb इज द मास, v इज द वेलोसिटी, q इज द चार्ज और v इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो r बराबर mb/qb पे काफी सारे सवाल पूछे गए हैं, जो क्योंकि बहुत ही आसान आर्टिकल है, लेकिन इससे सवाल बहुत पूछे गए हैं कि एक सपोज एक कह देगा आपसे कि अल्फा पार्टिकल है, या फिर एक जो है आपसे कह देगा कि भाई साहब ड्यूटोरियम या कुछ और भी चार्ज पार्टिकल भेज देगा, इलेक्ट्रॉन भेज देगा, और कह देगा कि भाई साहब ये गोल गोल घूम रहे हैं, तो बताओ इनकी रेडियस का रेशियो कितना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन की आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, टी बराबर 2πm/qb, ठीक, या फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो इस प्रकार के चार्ज पार्टिकल जो भी है उनका मोशन एक बार बढ़िया तरीके से आप उसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए या किसी एंगल पे फेंक के मार दिया तो पिच कितना होगा। मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड आगे की तरफ है, पार्टिकल को थीटा एंगल फेंक के मार दिया, तो v वेलोसिटी आप फेंक के मारोगे तो ये एंगल थीटा है, तो आगे कितनी वेलोसिटी होगी, v cos थीटा, इधर कितनी वेलोसिटी होगी, v sin थीटा। तो r बराबर क्या होगा, mb sin थीटा अपॉन qb, यहाँ पर v sin थीटा आएगा जो उसको घुमाएगा, तो पिच जो होगा, पिच कितना हो जाएगा, सब v cos थीटा इंटू वो जो v cos थीटा इंटू जो टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड कितना, 2πm/qb, क्योंकि पिच हमने क्या बोला था सर टाइम पीरियड के बराबर टाइम में बंदा कितना आगे जाएगा, उसको हम लोगों ने बोला था पिच। तो इस प्रकार के फॉर्मूले की बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना, एक बार इस पर भी सवाल आए गए हैं, काफी सवाल पूछे गए हैं, बस इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी तो अब बताओ क्या होगा। स्पेशली जो वर्क एनर्जी थ्योरम वाले सवाल है, एक दो सवाल ऐसे ही पूछे गए हैं जिसमें केवल उस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगा के वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस सवाल पूछ दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन तो जीरो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का जो वर्क डन वो आप निकालना आता ही आपको, वो तो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इस पे बेस्ड एक बार सवाल जरूर देख लीजिएगा। तो ये वाला पोर्शन यस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो आपका यही है, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फेंक के मारना, और दूसरा इसका पोर्शन जो आपका आया था किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। बिलीव मी इसी से ही आपका अप्रोक्सीमेटली 80% पार्ट कवर होने वाला है। बाकी जो तीसरा पोर्शन मैंने बोला जिसमें एक करंट कैरिंग वायर है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, उस पर सवाल थोड़े से कम पूछे जाते रहे, लेकिन फिर भी आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। एक ही तो स्टेटमेंट है, F बराबर ILB या F बराबर IL×B, ये तुम्हारा होता है क्या, फोर्स होता है, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है लूप को अगर रख देते हैं तो भाई उस पर टॉर्क लगता है, ठीक। अगर आपने किसी करंट कैरिंग लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है तो उस पर लगेगा टॉर्क लगने के बाद फिर टॉर्क की वैल्यू होती थी M×P, और उसके बाद उसका टाइम पीरियड वगैरह एक बार देख लीजिए। इसके बाद एक और पोर्शन है जो कि डिलीट नहीं हुआ है सिलेबस से, जिसका नाम है बार मैग्नेट। उस पर आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटोरियल रिफ्लेक्टिव फील्ड किस जगह क्या क्या होती है वो एक बार जरूर देख लीजिएगा। अक्सर बार मैग्नेट के जो रिजल्ट हैं वो आपके जो पुराना हम लोगों ने डायपोल मोमेंट पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, उससे मैच करते हुए रिजल्ट हैं, तो इसलिए एक बार उसके रिजल्ट को, उसके मतलब आप समझ लो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और यहाँ पर बार मैग्नेट, इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता था और वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता था, वो सारे फॉर्मूले एक बार रफ कॉपी पे एक साथ लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। एक इसमें एक बीच में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी आता है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल I/A, और नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो I/A/n। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किस प्रकार हम लोग लिखते हैं ये एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस पर सवाल आए हैं प्रॉपर मैग्नीट्यूड के साथ और प्रॉपर वेक्टर डायरेक्शन के साथ, दोनों तरीके से आप इसको पढ़िएगा। सपोज दो लूप दे दिए हैं और आपसे पूछ लिया, सपोज इस प्रकार का लूप दे दिया, देखो यहाँ एक ऐसे लूप बनाया और यहाँ एक ऐसे लूप बना दिया, और कह देगा भैया बता दो कि यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 वायर एज्यूम कर लिया करते थे अपोजिट डायरेक्शन में, तो भैया इसकी बेस अलग निकाल लिया, इसकी बेस अलग निकाल लिया, और वेक्टर फॉर्म में दोनों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो ये क्या था ये एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो मैग्नेटिज्म में तो इतना ही है, इतना ही बहुत जो मैंने बोला इतना ही काफी है। इसी के सवालों को वो थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐड करके देते थे। मैग्नेटिक फोटो इलेक्ट्रिक आप जानते हो कि भैया फोटोन गिरा के इलेक्ट्रॉन निकालते थे, और जब इलेक्ट्रॉन निकालते थे उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती थी जो कि 0 और k मैक्स के बीच में होती थी। तो वहां पर सवाल पूछे गए हैं कि भाई साहब आप अगर मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो उसकी रेडियस बताओ। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला वही है, R बराबर mb/qb, वेयर mb की जगह आप ये भी लिख सकते हो अंडर रूट में 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन qb। इसी पर ही बिलीव मी कम से कम 10 से 15 सवाल आपके इसी पर ही पूछे गए हैं। 10 से 15 तो मैं कम बोल रहा हूँ, मान के चलो 20 से 30 का अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 सवाल पिछले 4-5 सालों में इसी आर्टिकल पे पूछे गए हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसको बढ़िया तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। कभी कभी ये भी पूछा गया है कि भाई साहब एक बार इस टाइप का सवाल भी पूछा जो कि जेईई एडवांस में ज्यादा पूछा गया, लेकिन जेईई मेंस के लिए एक्सपेक्टेड है कि उसने बोल दिया भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड केवल इसी रीजन में है, और यहाँ से चार्ज पार्टिकल को फेंक के मारा, अब वो घूमा और घूम के बताओ कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये एक बार जरूर देख लीजिएगा। वहां पर जो है रिजल्ट ये आता था R, ठीक है, R sin थीटा बराबर D, वेयर R इज द mb/qb। जिन बच्चों ने आर्टिकल पढ़ा है वो मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक। उसके बाद अगला आर्टिकल आता है हमारा AMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले तो आप फैराडे और लेंज लॉ पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं कि भाई साहब बताओ इसमें जो है फ्लक्स बढ़ेगा तो बढ़ने मत दो, और घट रहा है तो घटने मत दो के हिसाब से इस लूप में क्या करंट, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ये एक बार जरूर देख लीजिएगा।
ठीक। उससे पहले आप फ्लक्स निकालना बढ़िया तरीके से सीखिएगा। ईएमआई में फ्लक्स कैसे निकालते हैं ये आप देख लीजिएगा। ज़्यादा हाई फाई लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल लेवल पे ही आप वहाँ पे जा सकते हैं। आपने फ्लक्स निकालना सीख लिया। फ्लक्स निकालने के बाद आप कुछ कुछ ऑल्दो सवाल हैं बहुत सिंपल, वो मैं ना भी बताऊं तो भी आप कर लोगे, लेकिन वो भी पूछे गए कि फ्लक्स को अगर वक्त के हिसाब से चेंज करोगे तो कितना ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। आप उसकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ई बराबर क्या होता है डी5/dt, और माइनस हम लगाया करते थे डायरेक्शन पता करने के लिए। ठीक है भाई साहब। उसके बाद नेक्स्ट, अब जैसे ही आपने फ्लक्स वाला पार्ट किया, अब करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, फ्लक्स को अगर बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं किसी लूप के अंदर, वो भी आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद जो सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो है आपका मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ से खूब सारे सवाल पूछे गए हैं। मोशनल ईएमएफ मतलब कोई अगर रॉड है, कोई रॉड अगर अगर सपोज एल लेंथ की रॉड वी वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर घूम रही है, सपोज एंगल में 90 डिग्री मान लेता हूं, तो दोनों एंड के अक्रॉस जो आता था वहां पर ईएमएफ आ जाया करता था। तो उस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होती है सर, वो होती थी BLB। मैं मैग्नीट्यूड बता रहा हूं, BLB। वैसे तो क्रॉस प्रोटेक्ट वाला फॉर्मूला था, लेकिन उससे आई डोंट थिंक कि उससे ज्यादा सवाल पूछेगा। ज्यादातर सवाल आपके इसी से बन जाएंगे जो मैंने बोला आपको, BLB। ये जो आया था, ये ईएमएफ आया था 2 पॉइंट के अक्रॉस। मतलब एक भागती हुई रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड विल बिहेव लाइक ए बैटरी, जिसका ईएमएफ क्या होता था, BLB। जहां पर B होता था मैग्नेटिक फील्ड, L होती थी उसकी लेंथ, और V होती थी उसकी वेलोसिटी। इस पे बेस सवाल पूछे गए हैं, काफी सारे सवाल पूछे गए हैं। अभी तो चलो जेईई मेंस ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जब पहले पेपर ज्यादा नहीं होते थे तब भी इससे जो है रिपीटेडली सवाल पूछे जाते थे। तो ये आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी के साथ वो उसको लूप में बना देगा, उटपटांग वायर दे देगा, तो उटपटांग वायर दे देगा तो हम लोग इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ एक इमेजिनरी वायर एज्यूम कर लिया करते थे। इस पे भी सवाल देख लीजिएगा। तो ऐसे इस प्रकार के सवाल बन जाएंगे। कह देगा भैया यहाँ पर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे एक सर्कुलर लूप है, उसको हम अंदर लेके जा रहे हैं, किसी टाइम पर यहाँ पूछा तो बता दो भाई साहब ईएमएफ कितना होगा। तो भैया ईएमएफ कितना हो जाएगा, BLB, जहां पर L इज इफेक्टिव लेंथ वाला कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया करते थे। तो अगर एक बार आपको ये पता चल गया कि भाई साहब ये ईएमएफ है, तो उसको अगर R से रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो आपको करंट पता चल जाएगा। तो करंट पता चल जाएगा तो भाई साहब उससे करंट भी पूछा जा सकता है, कुछ और भी चीजें वहां पर पूछी जा सकती है। उसी प्रकार हम लोगों ने एक रोटेटिंग रॉड देखी थी। रोटेटिंग रॉड भी इंपॉर्टेंट है। रोटेटिंग रॉड में जो है काफी ओनली फॉर्मुला ओरिएंटेड सवाल पूछे गए हैं कि एक रॉड है, मैग्नेट फील्ड के अंदर रोटेट कर दिया तो बता दो दोनों एंड के बीच में ईएमएफ कितना होगा। तो वो एक बार देख लीजिएगा उसका फॉर्मूला। और अगर एक रॉड हो या 2 रॉड हो या 3 रॉड हो, उसको अगर मैं किसी एक समझ जाओ आप रेसिस्टेंस लेस अगर कोई एक लूप पकड़ लूं, उसके ऊपर मैं घुमा देता हूं, तो उन सबकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही आया करता था। आपने वो रिजल्ट आप समझ गए होंगे। मैं एक बार सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूं। मैं ऐसा कह दूं भाई साहब, एक बिना रेजिस्टेंस का मैं ऐसा एक सर्कुलर लूप पकड़ लूं, ठीक है भाई साहब, और एक रॉड ले लूं, रॉड का एक कोना सेंटर पे फिक्स कर दूं और दूसरा कोना मैं रख देता हूं जो कि उस जो मैंने अभी रिंग बोला उस रिंग पर, और रॉड को मैंने नचा दिया। तो अब रॉड का हाई पोटेंशियल डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। सपोज मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और मैंने ऐसे घुमा दिया तो हाई पोटेंशियल सेंटर की तरफ आ जाएगा। तो सेंटर की तरफ और दूसरा एंड के बीच में एक बड़ी बैटरी और छोटी बैटरी, मतलब एक बैटरी आप एज्यूम कर लोगे, इसका बड़ा डंडा आप सेंटर की तरफ मान लोगे। उसका ईएमएफ आप निकालना, आपको फॉर्मूला आई थिंक आपको याद होना चाहिए। वो ईएमएफ आपने निकाल लिया तो सिंगल बैटरी है। मान के चलो एक और रॉड दे दी जाए और एक और रॉड दे दी जाए और एक और रॉड दे दी जाए, तो इसका मतलब ये एक तरीके से बहुत सारी आपकी बैटरीज हो गई हैं जो पैरेलल में है, ठीक। और अगर सपोज आपका उन सबका इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया जाए तो ये सवाल आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला बनके तैयार हो जाएगा। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस भी आप कर लीजिएगा, ठीक है भाई साहब। ओके, नेक्स्ट अगला टर्म इसके बाद एक आरएल सर्किट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप आरएल सर्किट पढ़ो साइड बाय साइड, सबसे पहले उससे पहले आप आरसी सर्किट जरूर पढ़ें। सबसे पहले आरसी सर्किट पढ़ें, उसके बाद आप आरएल सर्किट पर जाएं, तब क्योंकि आरएल सर्किट और आरसी सर्किट में काफी सिमिलरिटी है और डिफरेंसेस भी हैं। तो ऐसा ना हो कि भाई साहब दोनों दिमाग में आपकी खिचड़ी पक जाए, समझ में नहीं आ रहा कि ये करें इसमें क्या होता था इसमें क्या होता था। जैसे मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आरसी सर्किट में क्या होता था, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में Q बराबर Q0 1 - e⁻t/τ, ये हमारा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का रिजल्ट था। और डिस्चार्जिंग में Q बराबर Q0 e⁻t/τ, यहाँ पर ताऊ होता था आरसी के बराबर। वहीं आरएल सर्किट में हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस लगाया, एक इंडक्टर लगाया, और फिर हमने बैटरी साइकिल लगा के हमने करंट का फंक्शन पूछ लिया। तो करंट का फंक्शन क्या आता था, I बराबर I0 1 - e⁻t/τ, यहाँ पर टाउ होता था L/R। और वहीं आप जो डिके ऑफ करंट में अगर आप बैटरी हटा दिया करते थे तो डिके ऑफ करंट में क्या होता था, डिके ऑफ करंट में आपका रिजल्ट आता था I बराबर I0 e⁻t/τ। यहाँ पर टाउ की वैल्यू कितनी होती थी, L/R होती थी, ठीक। तो ये आपके जो एलआर सर्किट में जितने भी चीजें पूछी जा सकती हैं, क्या क्या पूछी जा सकती है भाई, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बता दो, ठीक है भैया। किसी टाइम पर मैग्नेटिक एनर्जी इन द
सोलेनोड बता दो। सोलेनोड के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी मतलब सोलेनोड में अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो हम लोगों ने देखा कितनी होती है, हाफ एल आई स्क्वायर होती है। बिल्कुल उसी प्रकार कैपेसिटर पर चार्ज क्यू है तो उस पर एनर्जी कितनी होती है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो इनको साइड बाई साइड एक साथ पढ़िएगा। आप ये मत समझिए कि भाई साहब वो अलग है ये अलग है, कोशिश कीजिए एक साथ पढ़ने की, क्योंकि आरएल सर्किट में कभी भी रेशियंस बना के भी सवाल पूछा जा सकता है। ठीक, जैसे कि सर आरएल सर्किट में टी बराबर 0 पे क्या होता था, टी बराबर 0 पर जो इंडक्टर था आपका टूटे हुए वायर की तरह बिहेव करता था और टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्लोज वायर की तरह बिहेव करता था। ये रिजल्ट आपके आरसी सर्किट के जस्ट अपोजिट आते थे। तो इसलिए आप आरसी सर्किट एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, अभी दोबारा पढ़ लीजिएगा और ये भी पढ़ लीजिएगा, दोनों एक साथ पढ़िएगा ताकि कोई कंफ्यूजन आपको रहे ना, आपको पता चल जाए भाई साहब आरसी सर्किट और आरएल सर्किट के जो रिजल्ट है ये रिजल्ट क्या होते थे, जस्ट अपोजिट होते थे। कैपेसिटर टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे टूटे हुए वायर की तरह बिहेव करता था और यहां पर ये टी इक्वल टू 0 पर टूटे हुए वायर की तरह बिहेव करता है। ठीक, उसके बाद जो भी मैग्नेटिक एनर्जी वाले सवाल हैं एक बार देख लीजिएगा। करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना अगर आप सीख जाते हो आरएल सर्किट में तो इसके बाद तो बहुत सारे क्वेश्चन की वैरायटीज है, उनकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। भैया किस टाइम पे कितना करंट होगा ये बता दो, किस टाइम पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस होगा ये आप बता दो, किस टाइम पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर होगा जो कि क्या होगा माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये आप बता दो, किस टाइम पर कितनी पावर लॉस हो रही होगी रेजिस्टेंस के थ्रू, क्योंकि रेजिस्टेंस के थ्रू करंट आई फ्लो करेगा तो उसका पावर लॉस हो रही है आई स्क्वायर इनटू आर, ये आप बता दो। इस प्रकार के क्वेश्चंस की आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद एक और आर्टिकल है जो कि बहुत छोटा सा है जिसको बोलते हैं हम लोग एलसी ऑसिलेशन, वो एक बार उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला देख लीजिएगा। अक्सर उसके टाइम पीरियड के में सवाल पूछे गए हैं और ज्यादा उसमें एक सवाल तो ये पूछा जाता है कि भैया टाइम पीरियड बता दो, एक सवाल ये पूछा जाता है कि कब सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर की इंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी, सारी की सारी एनर्जी इंडक्टर में चली जाएगी, उसका आंसर होता था T/4। और एक सवाल वो पूछा जाता है कि सर अगर अभी कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है तो बता दो कि भाई साहब कितनी देर के बाद उसकी एनर्जी और इंडक्टर के अंदर एनर्जी दोनों बराबर हो जाएगी। इन दैट केस उसका आंसर T/8 आता था। तो ये जो मैंने 3 सवाल बोले हैं इन 3 सवालों की एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर आपका आता है आपका अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में अच्छे से फॉर्मूला ओरिएंटेड होकर पढ़िएगा। सबसे पहले पावर का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। पावर हम लोग देते हैं VRMS इंटू IRS इंटू कॉस अल्फा, वेयर कॉस अल्फा द पावर फैक्टर। तो एक पावर फैक्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चाहे वो प्योरली रेसिस्टर सर्किट हो, प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो, या फिर आपका प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो, या फिर जो है आपके जो है LR सर्किट दे दिया जाए या LC सर्किट दे दिया जाए, वो एक बार आप देख लीजिएगा कि उसमें पावर फैक्टर क्या क्या आता है। या फिर सबसे बेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ RLC सर्किट का पावर फैक्टर याद कर लीजिएगा। RLC सर्किट आप पढ़ लीजिएगा, RLC सर्किट आपने पढ़ लिया तो बाकी सर्किट भी आपके हो जाएंगे। RLC सर्किट के रिजल्ट में आपको रिवाइज करा देता हूं कि RLC और नीचे लगा दी बैटरी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सबसे पहले tan अल्फा आता था XL माइनस XC/R। अगर आपने tan अल्फा निकाल लिया तो इसका मतलब अब आप पावर फैक्टर निकाल सकते हो। पावर फैक्टर होता है cos अल्फा। cos अल्फा क्या हो जाएगा R/Z। या tan अल्फा निकाल लिया तो मैथमेटिकली आप ट्रिग्नोमेट्री से cos अल्फा वहां से निकाल सकते हैं। यहाँ पर tan अल्फा बराबर XL माइनस XC/R। XL क्या होता है, XL बराबर L ओमेगा, XC बराबर 1 ओमेगा C। यहाँ पर जो है LOC की वैल्यू XL वैल्यू आपको गिवन होती है। RLC सर्किट में Z की वैल्यू जिसको बोलते हैं इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, उसकी वैल्यू क्या आती थी अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगर उसमें से कोई भी एक बंदा नहीं है, मान के चल वहां पर इंडक्टर नहीं है, तो XL की वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा, सॉल्व करके आपका Z निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार इस पे बेस्ड जो सर्किट एनालिसिस वाले सवाल है, स्पेशली पावर वाले सवाल, ठीक, वो अक्सर पूछे गए हैं। इसमें एक रेजोनेंस वाली कंडीशन आती थी, वो एक बार बढ़िया तरीके से बैच कर लीजिएगा। रेजोनेंस में XL बराबर XC हो जाता था। इसका मतलब Z की वैल्यू R के बराबर आ जाती थी और Z की वैल्यू R के बराबर आने का मतलब ये हुआ कि सर Z यहाँ पे मिनिमम होता था तो करंट वाली जो वैल्यू होती थी वहां पर करंट के एम्पलीट्यूड की वैल्यू वहां पर मैक्सिमम आ जाया करती थी। इसका जो ग्राफ है वो भी एक बार देख लीजिएगा, Z वर्सेस जो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, क्योंकि यार Z बराबर क्या होगा, Z बराबर होगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे Z तो अलग अलग वैल्यू देगा, तो इसका मतलब किस फ्रीक्वेंसी की किस वैल्यू पर Z की वैल्यू मिनिमम आती है, तो वही फ्रीक्वेंसी आपकी जो थी उस फ्रीक्वेंसी को एक बार देख लीजिएगा। ये Z की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब XL बराबर XC हो जाएगा, और XL बराबर XC करोगे तो L ओमेगा बराबर 1/ओमेगा C करोगे, दैट मींस ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC। इसका मतलब ओमेगा बराबर 1/√LC। इस ओमेगा इस फ्रीक्वेंसी पर, ये बेसिकली एंगुलर फ्रीक्वेंसी मैंने बोला है, इस पर जो है आपका आप बोलोगे सर इस पर हमारा Z की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी। इससे कम पे अगर आप जाओगे तो सर्किट बिहेव करता था प्योरली कैपेसिटिव, इसके बाद अगर आप जाओगे तो सर्किट बिहेव करेगा, सॉरी नॉट प्योरली कैपेसिटिव, सर्किट बिहेव करेगा कैपेसिटिव नेचर का। इसके बाद अगर आप इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप रखोगे तो सर्किट कैसे बिहेव करेगा, इंडक्टिव नेचर का। तो Z वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ भी आपसे पूछ सकता है। उसका ग्राफ देख कैसे होता था, पहले ऐसे आता था, फिर मिनिमम होता था, फिर ऐसे उठ जाता था। उससे कम पे आप बोलोगे सर्किट का नेचर हो जाएगा कैपेसिटिव। अगर आप कंफ्यूज हो रहे कि सर कब कैपेसिटिव कब इंडक्टिव, तो उसको याद रखने का तरीका, तो याद रखने का तरीका देखिए है, जब Z की वैल्यू मिनिमम थी,
जब एक्सेल बराबर एक्सी हो गया था, ठीक है, जब एक्सेल बराबर एक्सी हो गया, जब एक्सेल बराबर एक्सी हो गया था तो जेड की वैल्यू मिनिमम थी, तो सर्किट प्योरली रेसिस्टिव था। उससे कम पे जाओगे तो आपने फ्रीक्वेंसी को कम किया है, तो फ्रीक्वेंसी कम किया तो कौन सी चीज बढ़ जाएगी? सर एक्सी बढ़ जाएगा। क्यों? एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी। आप फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो एक्सी बढ़ जाएगा, ठीक। तो एक्सी बढ़ गया तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? कैपेसिटिव हो जाएगा। तो बस इनको एक बार बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर बीआरएमएस हो गया, आईआरएमएस हो गया। आई होप ये तो आप सबको आता ही होगा, ये तो मैं ना बोलूं तो भी आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि भाई बीआरएमएस कैसे निकालते हैं, आईआरएमएस कैसे निकालते हैं। अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट दे दूं कि भैया आई बराबर 3+4 साइन ओमेगा टी, इसका आईआरएमएस निकालो, इसका एवरेज वैल्यू निकालो, तो एक बार इनकी प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद आपका एक आता है जो ट्रांसफॉर्मर में स्टेटमेंट देख लीजिएगा। एक स्टेटमेंट है किस तरीके से हम लोग ट्रांसफॉर्मर कैसे काम करता था, उसके जो फॉर्मूलेज हैं वो एक बार फॉर्मूलेज आप बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। आई थिंक इतना ही काफी है, इतना आपने कर लिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इतना आपने कर लिया, इससे बाहर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी कम है, इतना ही कर लीजिए। और इसके ऊपर जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर पाए, अब जैसे एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, अब उस पर सवाल ज्यादा पूछे नहीं गए, तो आप चाहो तो उसको थोड़ा सा कम प्रायोरिटी पे दे सकते हो। हाँ, एक बार ये भी देख लीजिएगा कि दो अगर सोलेनोइड है, सोलेनोइड अगर सीरीज में है, ठीक है, या फिर पैरेलल में है, तो उनका एल इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस को कंसीडर कर लिया फिर आप कैसे करेंगे। एक बार केवीएल लगाना भी देख लीजिएगा। केवीएल ऑल तो 3-4 सवाल पूछे गए पिछले 3-4 सालों में कि केवीएल में मतलब आपसे बैटरी लगा दी, रेजिस्टेंस लगा दी, इंडक्टर भी लगा दिया, तो इंडक्टर का क्रॉस जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं -L × di/dt लिखते हैं, या करंट बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके हिसाब से हम बैटरी का बड़ा डंडा छोटा डंडा लिखते थे। वो एक बार केवीएल भी आप यहाँ पर अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो बस कम से कम इतना तो करो जितना मैंने बोला है। इसके ऊपर आप जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सको उसके लिए, हाँ एक चीज और है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस पे सवाल पूछे गए। म्यूचुअल इंडक्टेंस से ज्यादा वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन तो नहीं पूछे गए, लेकिन मैं कुछ वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन दे रहा हूं, बता रहा हूं आपको, वो एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहला बोले सर यहाँ पे इनफाइनाइट वायर है और यहाँ पे मैंने एक लूप ले लिया, स्क्वायर लूप ले लिया, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ। दूसरा, सर एक बड़ा सर्किल है और एक छोटा सर्किल है, छोटा दोनों कोएक्सियल है, दोनों का सेंटर एक है, जो छोटा सर्किल है उसकी रेडियस बहुत ही छोटी बड़े सर्किल के मुकाबले, आप बता दो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा। ये दो सवाल ऐसे हैं जो रिपीटेडली बार बार पूछे जा रहे हैं। या फिर ये छोटे सर्किल के बजाय बोलेगा भाई यहाँ पे स्क्वायर रख दिया, हम लोगों ने यहाँ पे छोटा सा स्क्वायर रख दिया, या एक बड़ा स्क्वायर ले लिया है ऐसा, ठीक है, एक बड़ा स्क्वायर ले लिया और सेंटर पे एक छोटा सा सर्किल लग दिया, तो इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। तो एक बार इनकी आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। क्लियर है। और सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला सोलेनोइड के लिए देख लीजिएगा क्या आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल बन जाते हैं। इतना कम से कम इतना कर लीजिए जितना मैंने आपको बताया है, बाकी ज्यादा से ज्यादा आप जितना पढ़ पाए। चलो टेक केयर, जुड़े रहिए, टिके रहिए। मैं फिर से बता देता हूं, जो टर्म्स मैंने बोले हैं बेटा, सारे फॉर्मूले रफ कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस जरूर कर लेना। टेक केयर।